धर्म, हर जाति, हर भाषा का जो मान है, हम सभी के सपनों का सम्मान है, लोकतंत्र के का श्रृंगार है, हमारा संविधान ही भारत का आधार है। दर्शकों, स्वागत है आपका संवाद कार्यक्रम में और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान के बारे में। और जैसा कि हम सभी को पता है कि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 में अंगीकार हुआ हमारा संविधान, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। पूरे 2 दशक लगे, 2 बरस 11 महीने 18 दिन लगे हमारे संविधान को बनाने में। और रायजादा जी द्वारा ये हस्तलिखित संविधान है। साथ ही में बहुत ही सुंदर चित्रों के साथ उकेरा गया है हमारे संविधान को। और ये चित्र बनाए गए थे निवेदिता बोस, विश्वरूप नंदलाल बोस जी द्वारा। तो अनूठा संविधान लिखा गया है और हमारा संविधान पूरे विश्व में अलग ही पहचान रखता है। आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। विषय विशेषज्ञ के तौर पर आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं सौभाग्या भट्टाचार्य जी, जो कि सहायक प्राध्यापिका हैं NLIU में। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही में वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ शिव कुमार विवेक जी, जो कि बहुत अच्छे पत्रकार हैं और आज हमसे संविधान पर चर्चा करेंगे। साथ ही में कुछ छात्र छात्राएं हैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि भारत का जो संविधान है अनूठा संविधान है। सबसे पहले हम सौभाग्य मैम आपसे जानना चाहेंगे, इतिहास के पन्नों पर अगर नज़र डालें तो अनूठा है और पूरे विश्व से एकत्रित करके कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ एकत्रित करके बनाया गया है और ऐसा संविधान पूरे विश्व में नहीं देखा गया है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, जब भारत का निर्माण हो रहा था, ब्रिटिशर्स से हमें जब इंडिपेंडेंस मिली थी, उसके बाद जब हमारे पास ये काम था कि हमें अपना एक स्वयं का एक संविधान बनाना है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास ये मौका था कि हम दूसरे देशों से, उनकी गलतियों से, उनके इम्प्लीमेंटेड कॉन्स्टिट्यूशन से हम सीख पाएँ कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो इस प्रकार हर चीज़ को डिटेल में लिखते लिखते ब्रिटिशर्स से हम अपना इंडिपेंडेंस गेन करते हुए, प्लस सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को हम जब देख के उनकी गलतियों से सीख के हम अपने लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो वो लिखते लिखते इतना लंबा हो गया। और जिस प्रकार से भारत में विविधताएं थीं, हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेक भाषाएं हैं, अनेक कल्चर्स हैं, अनेक राज्य हैं, मतलब अलग अलग रीजन्स के अलग अलग कल्चर्स हैं, लैंग्वेज हैं, हर प्रकार के लोग भारत में एकत्र होना चाह रहे थे। तो उस हिसाब से हमें इन डिटेल एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ने वाली थी, जिस हिसाब से हमारा यूनियन ऑफ इंडिया तब बन के तैयार हुआ था। अनेक प्रकार के प्रिंसली स्टेट्स थे, ब्रिटिश स्टेट्स थे, इन सबको एकत्र करके और एक सूत्र में बांध के रखने के लिए हमें एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी थी। बिल्कुल, बहुत अच्छे से सौभाग्य जी आपने बताया। हमारे साथ शिव कुमार विवेक सर हैं। सर, कहा जाता है कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हमारे संविधान के लिए कहा जाता है। इसके बारे में दर्शकों को बताएं कि कितना महत्वपूर्ण है हमारा संविधान। और ये भी कहते हैं कि कभी समय हो तो हमें संविधान ज़रूर पढ़ना चाहिए, हमारे जीवन का संपूर्ण हल मिल जाता है उसमें। देखिए, जिस तरह से हम लोग अलग अलग आस्थाएं अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में अपनाते हैं और हमारी आस्थाओं के केंद्र होते हैं, धर्म ग्रंथ होते हैं। अगर हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, बिल्कुल, तो संविधान हमारा लोकतांत्रिक धर्म का धर्म ग्रंथ है। बहुत पवित्र ग्रंथ है, पवित्र पुस्तक है ये। इसलिए इसे फॉलो करना है या इसलिए ये महत्वपूर्ण है, महान ग्रंथ है, क्योंकि ये हमारे पूरे जीवन को एक नागरिक के रूप में संचालित करता है। जैसे धर्म ग्रंथ हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में मर्यादाएं तय करता है, बिल्कुल, रीति रिवाज, नियम, कायदे, कानून उससे संचालित होते हैं। ऐसे ही अगर हम एक नागरिक हैं लोकतांत्रिक देश के, देखिए लोकतांत्रिक देश के निर्माण में संविधान ने बड़ी दूरदृष्टि से काम किया है। आज इतने साल बाद 74 वर्ष पूरे हो गए हैं, 75वें वर्ष में हम चुके हैं। हमारा देश किसी भी संवैधानिक संकट में नहीं आया। संविधान निर्माताओं ने इतने दूर तक का सोचा, तो उन्होंने हमारे एक लोकतांत्रिक जीवन के बारे में सोचा। तो ये दरअसल ये हमारे लिए बहुत मर्यादाएं हैं, हमारे लिए आचार विचार और हमारी सोच को ये तय करता है। और सोच क्या है? लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक समाज जहां सब बराबर हैं, सभी को जीने का अधिकार है, सभी को रहने का अधिकार है, और सबसे बड़ी बात है अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्त करने का हमें अधिकार है। तो इसलिए संविधान एक तरह से हमारे दैनंदिन जीवन में
बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसा आपने कहा कि इसे जानना चाहिए, बिल्कुल, हर व्यक्ति को अपने संविधान को जानना चाहिए। जैसे हम अपने धर्म ग्रंथ के बारे में हमारे पूर्वज कहते हैं, तो हमें लोकतांत्रिक समाज में इसे जानना ही चाहिए और दैनंदिन जीवन में रोज संविधान हमारे काम आ रहा है, हम उसका उपयोग कर रहे हैं, कभी जाने कभी अनजाने। लेकिन जो अनजानी चीजें हैं, उसके अनजाने पक्ष हैं, वो भी हमें इसलिए जानना चाहिए कि वो भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर प्रभाव डाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया है कि ये ग्रंथ जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं भी हम जीवन में कहीं भी उलझते हैं तो सुलझ जाएंगे जब हम हमारे संविधान को पढ़ेंगे। सौभाग्य जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि विवेक जी ने बोला, बहुत ही दूरदृष्टिता के साथ हमारे संविधान का निर्माण किया गया है और उसमें देखें तो वैदिक काल की चीज़ें भी वर्णित हैं और मुगल शासकों की जो अच्छी बातें थी उनको भी वर्णन किया गया है। तो उन कुछ प्रमुख बातों पे प्रकाश डालें जिससे हमें आज के समय बहुत कुछ सीखने को मिलता है और पूरे विश्व में वो चीज़ें अपनाई भी जा रही हैं। जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारा भारतीय संविधान सुशासन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल या प्रतीक मानते हैं हम। गुड गवर्नेंस अभी टर्मिनोलॉजी के बेसिक्स पे यूज़ हो रहा है, पर ये बहुत पहले से प्रैक्टिस होता आ रहा है और ये अभी के नहीं, हमारे हिंदू ग्रंथ, हिंदू धर्म में जो राजा हुआ करते थे, मान के चले अशोक सम्राट थे और उनके बाद गुप्ता डायनेस्टी, सारे डायनेस्टीज आए, उन सब ने सुशासन पे हमेशा फोकस किया है। अब सुशासन क्या है कि हम जिनको रूल कर रहे हैं उनके हिसाब से हम गवर्नेंस करें, तो वही चीज़ हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन में है। अगर हम देखें कि जनता को की जो डिमांड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, क्या हमारा संविधान उसे पूरा करता है? ऑफ कोर्स करता है। जब 1950s में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, उस समय हमारे सोसाइटी के जो नीड्स थे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स, रोटी कपड़ा मकान, जो आम जनता की रिक्वायरमेंट्स थी, वो ये कॉन्स्टिट्यूशन तब उस चीज़ का पूरक था। आज 70-75 साल बाद जब हमारे रोटी कपड़ा मकान की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो चुकी हैं, अब हम डिजिटल एरा में जा रहे हैं, पर आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो डिजिटल एरा को भी समेटते हुए उसको भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। बिल्कुल, तो हमारा संविधान भी सोसाइटी को जो ज़रूरत है उसके हिसाब से चेंज होता जा रहा है, जो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सुशासन का, गुड गवर्नेंस का। प्लस हम डेमोक्रेसी का भी मानते कि जनता को क्या चाहिए, क्या सरकार वो दे पाएगी। आज हम कई राज्य ऐसे, कई नेशंस ऐसे देखते हैं जहाँ पर जो जनता है वहाँ की पीड़ित है, बिल्कुल, सरकार को चेंज करना चाहती है पर उनके पास मौका नहीं है चेंज करने के लिए। वो नहीं चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट रहे, बट अननेसेसरीली वही गवर्नमेंट रूल कर रही है। भारत में ऐसा कुछ नहीं है। हम हर बार एक नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को जो जनता चाहती है उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, एंड गवर्नमेंट्स गो एंड कम, पॉलिटिकल पार्टीज कम एंड गो। इस प्रकार से हम हमेशा ही सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच में रहते हैं। बिल्कुल। विवेक जी इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? और विवेक जी से मेरा भी एक प्रश्न होगा, लेकिन पहले आपकी जो बात है वो सुनेंगे। देखिए, आपने अभी सुना कि हमारे संविधान में दुनिया भर की बहुत अच्छी प्रैक्टिसेज जो थी, अच्छे कानून थे, अच्छी संहिताएं थी, उन सब का समावेश किया है। जो जहां कुछ अच्छा मिलता है वो वहां ले लेना चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि हमारा संविधान हमारी भारतीय आकांक्षाओं, विचारों और सोच का प्रतिबिंब भी है। हमारे भारतीय समाज में जो कुछ रहा है, जिस तरह हमारे भारतीय समाज का जीवन रहा है, वो भी हमारे संविधान में अभिव्यक्त होता है। तो जो हमने बाहर से चीज़ें ली हैं, उनमें से बहुत सी चीज़ें कोडिफाई बाहर हुई, लेकिन हमारे समाज जीवन में थीं। बिल्कुल। दूसरा, हमारे संविधान में वो सब चीज़ें भी आई हैं जो हमारा समाज जीता था, जिन्हें वो मूल्य, वो आदर्श, वो विचार हमारे संविधान में समाहित किए गए हैं। जहाँ तक लोकतंत्र की बात है, हम लोग कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है। बिल्कुल। हमारे यहाँ बिहार में आपने नाम सुने होंगे, लिच्छवी, वैशाली, यहाँ प्राचीन गणतंत्र थे। तो गणतंत्र, लोकतंत्र, ये हमारे भारत की अवधारणा है। सुशासन, जैसा मैडम ने कहा, मैडम भट्टाचार्य ने, कि सुशासन के हमारे यहाँ बड़े उदाहरण हैं। बिल्कुल। हमारे बहुत से राजाओं, सम्राटों, शासकों ने बहुत अच्छा शासन दिया है और कई नई पद्धतियाँ ईजाद की। शासन की जो पद्धति उन्होंने अपनाई थी वो दुनिया में कई जगह अपनाई जा रही है। हाल में मैं एक अभी अध्ययन एक पढ़ रहा था, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। उस अध्ययन में ये कहा गया है कि भारत ने जो मॉडल अपनाया है
उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। एक पश्चिमी अध्ययन में ये बात आई है। उन्होंने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री के प्रगति मॉडल का जिक्र किया है कि प्रगति के जरिए वो जैसे समीक्षा करते हैं योजनाओं की, वैसा दुनिया भर को अपनाने की ज़रूरत है। तो हमारी बहुत सी प्रैक्टिसेस यहाँ से बाहर गईं, लेकिन वो सारी चीज़ें हमारे संविधान में व्यक्त होती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से सर आपने बताया है कि वाकई में एक रोल मॉडल के रूप में हमारा जो संविधान है वो लिखा गया है, और पूरे विश्व में जो संविधान थे उसमें से जो चीज़ें बहुत अच्छी थी उसको अपनाकर, और लचीलापन जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे संविधान का, उसी प्रश्न पर मैं आ रही हूँ सौभाग्या जी से। जो मेरा अगला प्रश्न है कि 1949 के बाद हम आज की बात करें, हम ऐसा मेंशन्ड है कि बहुत लचीला तो है हमारा संविधान, लेकिन वहीं बहुत कठोर भी है, कुछ चीज़ों में बहुत रिस्ट्रिक्टेड भी है। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और इतना कठोरपन, कैसे दोनों चीज़ें संभव है? अच्छा, पहला तो हमारे संविधान में ही दिया हुआ है कि कुछ चीज़ें, कुछ पार्ट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो लचीले माने वो बहुत इजीली अमेंड संशोधन उसमें किया जा सकता है। कुछ पार्ट्स जो हैं उनको, उनके संशोधन में आपको एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसे आप कभी संशोधित कर ही नहीं सकते, कर सकते, बट प्रोसीजर थोड़ा सा उसका रिजिड है। हालांकि हम भी अपनी गलतियों से सीखते हैं। कुछ कई जजमेंट्स आए इनिशियल ईयर्स में, 1950 से लेकर 1973 तक यही डिबेट चलती रही कि फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, किस पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक जजमेंट आया था केशवानंद भारती बनाम केरला की सरकार, राज्य सरकार केरला। उसमें जो ये बात बोली गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब संविधान की जो नींव है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आप अमेंड या संशोधित नहीं कर सकते, अन्यथा आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधित कर सकते। अब क्या क्या चीज उस बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा, ये उन्होंने बोला जब जब आप अमेंडमेंट करेंगे, जब जब आप संशोधन लाएंगे, तब हम देखेंगे कि उन चीज़ों, वो चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर है या संविधान की नींव है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल सोवरेन सेक्युलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जीने का अधिकार, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें हम मान के चलते हैं कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो जब आप किसी चीज़ की नींव को नहीं हिला सकते तो आप उस चीज़ को सुपरफिशियली तो अमेंड कर सकते हो, पर अगर नींव कठोर है उसकी, तो जो सुपर स्ट्रक्चर बनता है, जब आप बिल्डिंग की नींव रखते हैं तो नींव बिल्कुल चाहते हैं कि वो सुरक्षित बनी रहे। तो उस हिसाब से अगर संविधान की नींव सुरक्षित है तो ऊपर का संविधान जितना भी है, सुपरफिशियल प्रोविजंस जो है वो आप अमेंड कर सकते हैं, पर नींव को आप नहीं बदल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से बताया, और ये सबसे अच्छी बात है कि जो नींव है वो बिल्कुल ठोस है, और इसलिए जो हमारा संविधान है वो इतनी परिपक्वता अपनाया हुआ है। विवेक सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि मैडम ने बताया अभी कि बहुत ही लचीला है और ठोस भी है, कठोर भी है, और जैसा कि एक हमारे संविधान में आदर्श वाक्य है, हम भारत के लोग। हम भारत की बात जब करते हैं तो इतने विविध प्रकार के धर्म हैं, विविध प्रकार के लोग हैं, अलग अलग जनजातियां, अलग अलग भाषा है, उसके बाद एक संविधान पूरी तरीके से कंट्रोल किया हुआ है हमारे भारत की चीज़ों को। उसके बारे में आपका क्या विचार है? जी, एक बहुत अच्छे वाक्यांश की तरफ आपने ध्यान दिलाया है, हम भारत के लोग। जी, संविधान यहीं से शुरू होता है। संविधान में सबसे महत्वपूर्ण है उसकी प्रस्तावना, और पिछले दिनों संविधान जागरूकता के जो कार्यक्रम हुए उनमें उस प्रस्तावना को बार बार पढ़ के सुनाया गया। वो हमें सभी को पढ़ना चाहिए, वो एक तरह से मंगलाचरण है। बिल्कुल। तो ये बात लचीलेपन और कठोरपन की जो बात है संविधान की, तो वो आपने स्पष्ट किया भटकारिया मैडम ने कि दोनों पक्ष हैं उसके, लचीला भी है, कठोर भी है। इसको लेके हमेशा बहस होती रहती है कि कौन सी चीज़ों को कितनी हद तक बदला जा सकता है। पिछले दिनों आपने अभी हाल में एक जजमेंट पढ़ा होगा, नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, उस समय उनके सामने वो प्रश्न आया था कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म और समाजवाद को जोड़ा गया था 1977 में, जहाँ तक मेरी जानकारी है। ठीक है, तो उसको लेकर एक डिबेट चलती रही है कि ये जोड़ना ठीक था कि नहीं था, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। तो अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर संसद चाहेगी तो संशोधन कर सकती है।
अब यहाँ जो संसद की बात आई वो हम भारत के लोग से जुड़ती है। बिल्कुल। कि देखिए संविधान किसने बनाया है? यहाँ की जनता ने, यहाँ के लोगों ने बनाया। 800 से ज़्यादा प्रतिनिधि पूरे देश के संविधान बनाने के लिए बैठे थे। संविधान सभा थी, धारा सभा थी, और लोगों ने संविधान बनाया है। तो ये संविधान लोगों का है, लोगों के द्वारा बनाया गया, लोगों के लिए बनाया गया। भारत की जनता ने भारत की जनता के लिए बनाया है। और ये जो शासक हैं वो जनता द्वारा शासित है ये देश। शासक हमारे प्रतिनिधि हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं जनप्रतिनिधि। बिल्कुल। तो जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता की आकांक्षाओं के प्रतिनिधि हैं। तो वो जानते हैं कि कहाँ संविधान को में परिवर्तन होना चाहिए या कहाँ कोई चीज बाधक हो रही है, कौन सा कानून, कौन सी विधि। तो वो संसद में उसको व्यक्त करते हैं। और संसद में बहुमत के साथ किसी प्रस्ताव को अगर लाया जाता है या पारित किया जाता है तो वो पूरे देश पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है। पहले ये बात होती थी कि क्या छेड़छाड़ हो सकती है संविधान की प्रस्तावना से। सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता है कानून की, कानून बनाती है संसद। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि संसद चाहे तो कर सकती है, लेकिन उसके लिए भी कुछ मर्यादाओं की बात हमेशा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय भी कहता रहा है और संसदीय फोरम्स पर भी ये बात आती रही है कि ऐसा नहीं है कि कोई सरकार आए और अपनी मनमर्जी से कोई संशोधन ले आए। इसकी छूट भी संविधान नहीं देता है। इसलिए संविधान इस मायने में बहुत मतलब कुछ सख्तियां भी कर रहा है और संविधान लचीला भी है। सवाल यह है कि संविधान में परिवर्तन किस तरह किया जाए, स्पष्ट कर दिया है। संविधान में परिवर्तन हुए हैं, आप जानते हैं। महिला आरक्षण के लिए जो नारी शक्ति विधेयक आया था तब संविधान में संशोधन करके ही आया। जम्मू कश्मीर के मामले में संविधान में संशोधन हुआ। संशोधन होते हैं, वो जनता की इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, लेकिन मैंने जैसा कहा कि कुछ मर्यादाओं के आधार पर होते हैं। कुछ जो कानून है हमारे, जो पिछली प्रेसिडेंट्स हैं, पिछले उदाहरण हैं और जो समस्याएं हैं उनके मद्देनजर होते हैं। ये जो संशोधन होते हैं उनकी व्याख्या करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को है। देखिए कितना प्यारा संविधान है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि संसद कानून बनाएगी, संसद को अधिकार है। संसद बना रही है तो सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार है कि वो उस पर उसकी व्याख्या करे। तो इस तरह का एक बड़ा बहुत संतुलन है सारी शाखाओं के बीच में। बिल्कुल सर, वाकई में बहुत ही संतुलित रूप से हमारा जो संविधान है वो बनाया गया है और जब भी इसमें बदलाव लाना होता है तो सब एकजुट होकर कार्य करते हैं। और यहीं रुकेंगे एक विराम के लिए, लेकिन विराम के बाद हमारे साथ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के विधि विभाग के छात्र छात्रा हैं, वो प्रश्न करेंगे हमारे विशेषज्ञों से। यहीं लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका। और आज संवाद कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान के बारे में। और विजय विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं सुश्री सौभाग्या भट्टाचार्य जी, जो कि विधि विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं, और साथ ही में शिव कुमार विवेक जी, जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की छात्र छात्राएँ हैं। हमारे साथ एक छात्रा है जो कि अपना प्रश्न पूछेंगी। हमारे साथ है आर्या गुप्ता, जो कि हमारे विषय विशेषज्ञों से प्रश्न पूछेंगी। जय हिंद आप सभी को। जय हिंद सभी को। मेरा प्रश्न ये है कि हमारा जो भारत है कई सारे भाषाओं, कई सारे लोगों से मिलके बना है, जिसमें कई सारी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। हम हमारी आस्था को ही पर्सनल लॉज में कन्वर्ट करके बनाया है। हमारे कई सारे पर्सनल लॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से डिसबैलेंस होते हैं। तो हम जब जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? जैसे राइट टू मैरी हुआ, वहाँ पे एज बताया गया है एक वुमेन की, तो हम किसको ऊपर रखकर जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे? क्योंकि इस अभियान में सबसे इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द पार्ट इज कि जेंडर इक्वालिटी को जन जागरूकता के ऊपर बताया गया। ओके, सौभाग्या जी आप। मैं जी कुछ एग्जांपल्स लेकर आपको बताना चाहूँगी। आपने सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा है? उसमें रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है कि अगर पत्नी या पति अपने पति या पत्नी या पति के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो कोर्ट उसे फोर्स करेगा कि आप जाके उनके साथ रहें। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स बोलते हैं। इज इट वायलेटिव ऑफ एनी फंडामेंटल राइट?
No. आर्टिकल Yes, 21 no, article- प्राइवेसी Yes. वायलेशन हो रहा है, किसको प्रिवेल करते हैं, सेक्शन 9 को या 21 को? सेक्शन 9। सेक्शन 9, यस। सो पर्सनल लॉज में कई हद तक हमारे यहाँ ये देखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ये पब्लिक राइट्स हैं, और पर्सनल लॉज एक परिवार या एक छोटी यूनिट के लिए बनाए गए हैं। तो कई हद तक अगर वो एकदम मॉरली इनकरेक्ट ना हो तब तक हम पर्सनल लॉज को प्रिवेल करते हैं। सो इस हिसाब से अगर कोई लॉस कि हम दोनों को तोलेंगे कि क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमारी जो परिवार की एक यूनिट है वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कॉन्स्टिट्यूशन की एक पब्लिक डोमेन के। इसलिए हम उसको प्राइवेट राइट्स को कभी कभी प्रमोट करते हैं। इसी हिसाब से अगर जेंडर न्यूट्रलिटी को देखेंगे तो पुरुषों की शादी करने की उम्र 21, महिलाओं की 18। इसी बात पे आपका प्रश्न था कि हम ऐसा अलग अलग क्यों फॉलो कर रहे हैं, इक्वालिटी आर्टिकल 14 में हम महिलाओं और पुरुष को क्यों नहीं देख रहे हैं। इसका सब क्लॉज अगर आप पढ़ोगे 15(3) स्पेशल प्रोविजंस कैन बी मेड फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन। तो यहाँ पर क्योंकि हम महिलाओं को हम मानते हैं कि हमारा पुरुषवादी समाज है, पर महिलाओं को हम एज एन असेट देखते हैं कि ये तो एक क्या माने, एक प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। तो अगर हम इस प्रकार से देखेंगे, हालांकि मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही हूँ इस आइडिया को, लेकिन अगर हम सोचते हैं कि महिलाएं डिपेंडेंट हैं पुरुष पे, अपने परिवार के पुरुष पे, मे बी अपने फादर पे, अपने ब्रदर पे, अपने हस्बैंड पे, अपने बेटे पे, इन सब पे अगर वो एक महिला डिपेंडेंट है तो उसकी शादी अगर हम जल्दी कर देंगे, ऑप्शन दिया गया है, कंपल्सरी वेडिंग नहीं है, ऑप्शन दिया गया कि बच्चियों की शादी आप 18 साल की उम्र में कर सकते हैं, बजाय इसके कि पुरुष को एक है कि आपको यू आर द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, आपको घर के लिए पैसा कमाना पड़ेगा। 18 साल की उम्र में कौन सा बच्चा पैसा कमा पाएगा? इस प्रकार से उसको देखते हुए इसको जेंडर डिस्पैरिटी देखी गई है। हालांकि इस चीज़ पे पिटिशन अभी लगी हुई है, पेंडिंग है कि क्या हमें महिलाओं और पुरुषों की एज, जब हम हर जगह इक्वालिटी देख रहे हैं तो हम इसमें भी अब इसमें यही आता है कि समाज का आईना होती है हमारी पार्लियामेंट। समाज जो चाहेगा वही हमारी लोकसभा और हमारे जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वो काम करेंगे। अब क्योंकि समाज चाहता है कि ऐसा हो, तो अब देखते हैं कि उनकी पॉलिसी क्या आती है। बिल्कुल सौभाग्या जी, बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया, और प्रश्न भी बहुत अच्छा था कि जब बात इक्वालिटी की आ रही है तो शादी की उम्र में क्यों नहीं हुआ इक्वालिटी। विवेक जी, आपको जोड़ना चाहेंगे इसमें? हाँ, देखिए, समाज दो चीज़ों से चलता है, कानून और नैतिकता। नैतिकता समाज की अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों, इनसे भी आती है। तो कभी भी कोई कानून उस नैतिकता के खिलाफ जाएगा तो वो कानून समाज स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए हमारा जो संविधान है, हमारे कानून है, नैतिकता को मद्देनजर रखते हैं। तो जो अलग अलग समाजों में रीति रिवाज हैं, उनमें अगर कोई संविधान के विपरीत कुछ नहीं है, जैसे कभी कभी ये प्रश्न आता है कि मानवाधिकार का हनन होता है अमुक परंपरा से, उसमें संविधान उसका नोटिस लेता है और संविधान के विरुद्ध नहीं जा सकते। लेकिन अगर संविधान की सीमाओं के अंतर्गत कोई रीति रिवाज, परंपराएं, हमारी नैतिकता है तो वो स्वीकार्य है। ये हमारे संविधान की खूबी है, यही लचीलापन है। तो देखिए, देश में दोनों चीजें हैं। बहुत सी चीजें आप देखते हैं कि हमारे समाज में नैतिक मूल्यों से चलती हैं, वहां कानून नहीं रहता है, हमारा परिवार कह रहा है, हमारे पूर्वज कह रहे हैं, हमारे यहाँ उसका सम्मान करते हैं। विविधता में एकता यही है। बिल्कुल विवेक जी, बहुत अच्छे से बताया। एक और छात्र है हमारे साथ, पहल तिवारी, जो कि कविता सुनाएंगे हमको। पहल जी, संविधान पर आपने कुछ लिखा है, हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी, आप सभी को शत नमन, नमस्कार। मेरा नाम पहल टिवरे है। मैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के विधि विभाग में तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। संविधान से जुड़ी हुई मेरी जो अभिव्यक्ति है, या जो मैं सीखता हूँ संविधान से, उसको मैंने कुछ चंद शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश की है शब्द शब्द न्यायलीन जहाँ, हर अर्थ में राष्ट्र निखरता है दीपक उज्जवल रीत जहाँ,
वहाँ काल भीषण सा बिखरता है हमसे पुस्तक ऐसी ये, है हम में है चिंगार लगाए, न्याय एकता समरसता का सार है हम सबको ये बताए। इसकी छाया धूप के जैसी, अधिकार फर्ज दोनों है बताए, एक बुजुर्ग समान पच्चिन के जैसे, राह सही हमको ये दिखाए। ना जाति रंग में बंटता ये, ना धर्म की बात ये करता है शब्द शब्द न्यायालीन जहां, हर अर्थ में राष्ट्र निखरता है। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर कविता। पहल, आपका एक प्रश्न भी है, आप हमारे विषय विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। मैम सर, अभी जब हम बात कर रहे थे तो इक्वालिटी पे बहुत बात हुई। हमारी प्रस्तावना में भी, प्रियम्बल में भी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दिया गया है। जैसा मैम अभी आपने कहा, आर्टिकल 14 भी इक्वालिटी की बात करता है। मैम, हम सब यहाँ लॉ स्टूडेंट्स हैं और जब भी हम समाज में निकलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, हम कई बार कुछ ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो कि समाज के उस हिस्से से बिलोंग करते हैं जहाँ पे उन तक वो फैसिलिटीज़ नहीं पहुँची हैं, वो एक गरीब तबके से बिलोंग करते हैं। क्या हमारे संविधान में कुछ ऐसे अधिकार उनको दिए गए हैं कि वो न्याय को सही मायनों में पहचान सके, उस तक पहुँच सके, न्यायालयों तक जा सके? और अगर वो वहाँ तक नहीं जा सकते हैं तो उनकी बात वहाँ तक कौन पहुँचाएगा? अगर कोई गरीब वर्ग से आता है तो क्या संविधान में ऐसी कोई चीज़ें हैं जो हमको बताई गई हैं? यहाँ पर मैं आपको विधिक सहायता के बारे में भी बताना चाहूँगी। ये संविधान में एज अधिकार तो नहीं दिया है, परंतु स्टेट को डायरेक्टिव्स ज़रूर दिए हैं, जिसको हम डीपीएसपी के उसमें लेते हैं, एक ब्रैकेट में लेते हैं कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन रिसोर्सेज, सरकार के पास कितने पैसे हैं। हालांकि अभी विधिक सहायता के बारे में काफ़ी चर्चाएं हो चुकी हैं, काफ़ी न्याय भी पारित हो चुके हैं और हर लेवल पर विधिक सहायता अधिकारी और उनके इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं। तो विधिक सहायता के लिए हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक ऑफिसर पोस्टेड रहते हैं, विधिक सहायता अधिकारी भी रहते हैं, वहाँ पे एक जज की भी पोस्टिंग होती है। द लेजिस्लेशन इज नेशनल लीगल सर्विस एड अथॉरिटी, नालसा करके एक एक्ट बनाया गया है, उसके तहत 3 लेयर्स में हमारे यहाँ अथॉरिटीज़ होती हैं। नालसा नेशनल लेवल पे, सालसा स्टेट लेवल पे और डालसा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। यहाँ पर कोई भी गरीब तक, सिर्फ गरीब तबके नहीं, ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास पैसे हैं परंतु उन्हें ये नहीं पता कि हमें किससे सहायता लेनी है। हम पढ़े लिखे भी हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें सहायता कहाँ से लेनी है। तो आप ऐसे डालसा अधिकारियों के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और उनसे आप अपना सोल्यूशन डिस्कस कर सकते हैं। इसी के तहत जो कई लोग जो लॉयर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी जो लीगल एड अथॉरिटीज़ होती है, वहाँ पर वकील भी आपको मुफ्त में कराए जाएंगे, आपसे पैसा बिल्कुल चार्ज नहीं करेंगे। आपको बस करना ये है, या तो आप जिस कोर्ट में आपका केस लगा हुआ, क्रिमिनल केस की बात कर रही हूँ मैं, जिस कोर्ट में आपका केस लगा हुआ है उस कोर्ट को अप्रोच करें या फिर विधिक सहायता अधिकारी को अप्रोच करें। वो आपको अवश्य एक अधिवक्ता के से मिलवाकर उनसे आपका केस लड़वा सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। एक और छात्रा है हमारे साथ, वो भी प्रश्न पूछना चाहेंगे। सिल्की नायक हैं। सिल्की नायक, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे विषय विशेषज्ञ से। माइक पास कर दीजिए। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम सिल्की नायक है। मेरा प्रश्न ये है, जब एक व्यक्ति निर्दोष है, स्वतंत्र है, उसके पास सारे अधिकार हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति निर्दोष करार किया जाता है, उसे कारागार यानी जेल में कैद कर दिया जाता है, तब उस व्यक्ति के पास क्या क्या अधिकार होते हैं जो उसे उस समय मिलने चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। सौभाग्या जी, आपसे जानेंगे और फिर विवेक जी की टिप्पणी लेंगे। जी, इसके लिए हमें देखना होगा कि जेल में क्या अधिकार होते हैं जब उसे दोषी करार कर दिया जाता है। जी, तो कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे कि आपको वहाँ मारा पीटा नहीं जाएगा। इससे पहले एक चीज और, अरेस्ट जब होते हैं उससे पहले क्या अधिकार पता होने चाहिए, उसको जोड़ते हुए अगर आप इसका उत्तर देंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि क्रिमिनल केस शुरू कैसे होता है। बिल्कुल। पहले एफआईआर करी गई, उस पर पुलिस कॉग्निजेंस लेगी, उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी, लोगों से पूछताछ करेगी क्या, और किसी संदिग्ध को वो अरेस्ट कर सकती हैं। अब अरेस्ट के बाद, अरेस्ट करते समय पुलिस को कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं, जैसे कि पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट करने आए हैं उनके पास उनका नाम का बैज लगा होना चाहिए, वो किस जुर्म के तहत उन्हें अरेस्ट करी, जिस इंसान को अरेस्ट करी वो उन्हें बताने चाहिए मौखिक तौर पे।
जिनको अरेस्ट किया जा रहा है उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपने किसी परिवार के या सगे संबंधी को वो बता सके कि मुझे अरेस्ट किया जा रहा है, मैं इसे इस पुलिस स्टेशन ले के जा रहा है, ताकि वो पीछे से उनके बेल के लिए प्रिपेयर करवा पाए, उन्हें पता रहे कि वो किस ग्राउंड्स पे अरेस्ट हो रहे हैं। अरेस्ट करने के लिए महिलाओं के लिए एक अलग प्रोविजंस है कि महिला को महिला पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट कर सकती है। दूसरी चीज, महिलाओं को अगर पुरुष अरेस्ट कर भी रहे हैं तो संध्या बाती के बाद और सूर्योदय के पहले, मतलब अंधेरे के दौरान उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा महिलाओं को। ये महिलाओं की सुरक्षा के हिसाब से देखा गया है। प्लस जब अरेस्ट किया जाता है तो जिन्हें अरेस्ट किया जा रहा है उनकी बॉडी की पूरी शिनाख्त की जाती है, उनके पास से जो जो सामान बरामद होता है उसको एक अलग जिपलॉक में रख दिया जाता है, ताकि जब उन्हें बेल पे छोड़ा जाए, वो वापस छोड़े जाएंगे तो उनका वो सामान वैसा का वैसे ही चला जाएगा। जेल के अंदर उन्हें वो सामान नहीं ले जाया जाना चाहिए। इसके अलावा अब बेल के प्रोविजंस थोड़े से चेंज हो गए हैं। रिमांड, उसके बाद जैसे ही आप अरेस्ट होते हैं आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है और उनसे रिमांड ली जाती है। जिसे हम दो भाग में बांट देते हैं, पुलिस रिमांड और जेल रिमांड। पुलिस रिमांड में ये होता है कि आप पुलिस थाने में रहते हैं अरेस्ट होने के बाद, और जेल रिमांड में आप सेंट्रल जेल या जो भी नियरेस्ट जेल होती है उसमें जाते हैं। अथॉरिटीज़ का डिफरेंस है। पुलिस रिमांड में आप रहते हैं, थाने में रहते हैं तो पुलिस वाले आपके इंचार्ज रहते हैं। जेल अथॉरिटीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम पुलिस अथॉरिटीज़। तो अगर आप जेल में जाते हैं तो पुलिस को आपको समय पे ही आपको इन्वेस्टिगेट करने आ सकते हैं, वो पूरे टाइम आप पुलिस की कस्टडी में नहीं रहते हैं। इसके बाद जब हम बात करेंगे 24 घंटे के अंदर आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए, वो बता देंगे कि इनको पुलिस रिमांड दी जाती है या जेल रिमांड दी जाती है। उस हिसाब से आप पुलिस थाने में रहेंगे या जेल में रहेंगे। उसके बाद पुलिस आपको फिर इन्वेस्टिगेट, आपसे पूछताछ करना चालू करेगी। जैसे ही आप अरेस्ट होते हैं उसके बाद आपको रिमांड मिलती है, उसके बाद आपका होता है एक मेडिकल। मेडिकल इसलिए कराया जाता है कि आपकी बॉडी पे कोई चोट निशान है तो वो नोट कर लिए जाएं, ताकि अगर आप किसी भी रिमांड में रहें, पुलिस में रहें या जेल में रहें, तो आपके साथ कोई बदसलूकी ना हो। बिल्कुल, क्योंकि हमने कई बार मूवीज में भी देखा है, कई बार ऐसे केसेस भी आए हैं कि कभी कभी पुलिस थोड़ा ज़्यादा हार्श होकर आपसे प्रश्न उत्तर करती हैं, तो उस हिसाब से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है। इसके बाद आती है बेल। क्योंकि आप अरेस्ट हो चुके हैं इसलिए आपके परिवार से बेल लगाई जाती है। अब बेल जिस भी थाना क्षेत्र में आपको गिरफ्तार किया गया है या जहाँ पे केस बोला गया है कि आपने ये ऑफेंस किया था, वहाँ उस बिल्कुल सेशंस कोर्ट में आपके लिए बेल लगाई जाती है। बिल्कुल। अब हम आते हैं उस बच्ची के प्रश्न पर, जहाँ पर आपको पूरा केस इन्वेस्टिगेशन होने के बाद संक्षिप्त में आप बताइए, क्योंकि और भी छात्राएं हैं और इसके बाद जब हम जाते हैं कि आपको जेल में रहते हैं तो जैसे आपको खाना मिलेगा, आपको कोई मारपीट नहीं कर सकता है। इनफैक्ट जेल में भी कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। जैसे भोपाल जेल की हम बात करें तो वहाँ गुड़िया घर है, गुड़िया बनाने का काम करते, कारपेट बनाने का काम करते, सूत बुनने का काम करते, चेयर्स फर्नीचर बनाते हैं। तो इन सब में आपको वेतन या श्रम भी मिलता है, पैसे भी आपको मिलते हैं। जैसे आप जेल से जब रिलीज होते हैं तो आपको वो पैसे दिए जाते हैं। दूसरा, वहाँ पे रिहैबिलिटेशन का भी काम होता है कि आप, क्योंकि आप क्राइम वर्ल्ड से आए हुए हैं, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होगी तभी आपने उस क्राइम को अंजाम दिया है, तो आप उसे रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रोफेशनल है, फॉर एग्जाम्पल जो आरुषि तलवार की माताजी और पिताजी थे वो डॉक्टर्स थे, तो वो वहाँ पर जेल में रह के ही अपने जो सहायक भाई बहन होते हैं उनकी सेवा करते हैं। तो आप जिस भी प्रोफेशन में अगर आप होते हैं तो आपको वो चीज़ को सपोर्ट करने का आपको मौका मिलता है जेल के अंदर। बिल्कुल, बहुत अच्छे से सौभाग्य जी आपने बताया कि जब अरेस्ट होते हैं कौन से अधिकारों की जानकारी होना चाहिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। हमारे साथ शिव कुमार विवेक जी हैं। सर, पत्रकार जो होता है महत्वपूर्ण कड़ी है। कोई भी अगर योजना है, कोई भी अधिकार की बात करते हैं तो आप जोड़ते हैं लोगों को, तो जो खबरें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जब अधिकारों की, संविधान की बात आ जाती है तो किस प्रकार से, जैसा कि मैडम अभी बता रही थी, पिक्चरों में जैसा देखा है, वाकई में जैसा हम खबरों में देखते हैं, पिक्चरों में देखते हैं, वैसा ही हम जीवन को समझ बैठते हैं। आप दोनों विद्यार्थियों ने अभी जो प्रश्न किए वो कानून की जानकारी से संबंधित हैं। बिल्कुल। देखिए, कानून हमें हर तरह की सुरक्षा देता है, लेकिन एक है विधि और एक है व्यवस्था। तो विधि ने हमें सब तरह के सुखाधिकार दिए हैं कि हम सुख से जी सकें इस समाज के भीतर,
लेकिन व्यवस्था उसको उसके योग्य वातावरण दे रही है कि नहीं, उस तरह की सुविधाएं दे रही है कि नहीं कि हम उन अधिकारों का उपयोग कर सकें। व्यवस्था में कभी कभी कोई ढील, खोट, छूट, कहीं कोई रियायत या कोई कमी होती है, जिसको समय समय पर शासन दूर भी करता है। मैं हाल में एक समाचार की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि अमित शाह जी, जो देश के गृह मंत्री, उन्होंने हाल में एक रिव्यू किया था, समीक्षा की थी, और उसमें उन्होंने ये पाया था कि देश की जेलों में बड़ी संख्या में अंडर ट्रायल्स हैं। जो आपने प्रश्न किया कि निर्दोष लोग हैं, उनके मुकदमों का फैसला नहीं हो रहा है, लेकिन वो जेल में पड़े हुए हैं, बड़ी तादाद है इनकी। और जहाँ तक मुझे याद है कि 60-70% तक वो रेशियो जाता है। तो उन्होंने उसके लिए कहा है कि 2026 तक अंडर ट्रायल्स के बारे में हम फैसला कर लेंगे, कोई उस तरह का निर्दोष जेल के अंदर बंद नहीं रहेगा। ये व्यवस्था का प्रश्न है कि देश का गृह मंत्री उसका रिव्यू कर रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उचित व्यवस्थाएं, अनुकूल व्यवस्थाएं उपलब्ध कराए ताकि कानून का पालन हो सके। आपने जो कहा कि देखिए, समाज में दो तरह के तबके हैं, सुशिक्षित और अशिक्षित। जो सुशिक्षित है उसे कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी, हालांकि उस मामले में भी अभी बात आती है कि विधिक साक्षरता होना चाहिए, मीडिया साक्षरता होना चाहिए। माने लोग कई तरह के सेक्टर्स जो हैं, कई तरह का ज्ञान के क्षेत्र हैं, उनके बारे में हर आदमी नहीं जानता, तो वो साक्षरता की जरूरत है। तो जो सुशिक्षित हैं उन्हें मालूम, जो अशिक्षित हैं उन्हें जानकारी होना चाहिए, उन्हें कानून की जानकारी दी जाए। तो आपने एक प्रावधान बताया कि विधिक साक्षरता या विधिक सहायता शिविर लगते, ऐसी बहुत सी योजनाएं। आप लॉ के विद्यार्थी हैं, तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि संविधान के बारे में और कानूनों के बारे में आप जो है वो एक तरह से दूत का काम कर सकते हैं समाज में, जो लोगों को इनके बारे में शिक्षित करे। बहुत लोगों को अपने अधिकार नहीं मालूम। अगर ट्रेन 3 घंटे लेट हो जाती है तो आपको उसका क्या क्षतिपूर्ति मिलेगी, हमें नहीं मालूम रहता है। हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, लेट हो गया, इंटरव्यू छूट गया, तो हम क्या कर सकते हैं। तो कानून की जानकारी होना भी जरूरी है और वो हम लोग उसको पहुंचा सकते हैं। आपने मीडिया की बात कही, तो हम लोग अक्सर इस तरह की कोशिश करते हैं। आखिर बहुत सी चीजें आपको खबरों से ही मालूम होती हैं। जैसे अमित शाह ने कहा कि अंडर ट्रायल्स नहीं रहेंगे, ये हमें कहां से पता पड़ा? मीडिया से मालूम हुआ। तो मीडिया इस मामले में बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको हमेशा समाचारों के प्रति सचेत रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया। सौभाग्य जी, डिजिटल प्राइवेसी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस पर क्या कुछ कहता? हमें अधिकार तो सभी चीज़ों का है, आज़ाद भारत के हम आज़ाद लोग हैं और राइट टू फ्रीडम वाला जो है इसमें बखूबी यूज़ हो रहा है डिजिटल प्राइवेसी पर। और उससे पहले हमारी पीछे एक छात्र हैं, वो प्रश्न पूछना चाहेंगे। जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम आकांक्षा नरवरिया है और मेरा आप सभी से ये प्रश्न है डिजिटलाइजेशन के ऊपर कि जैसे आजकल जो डिजिटल क्राइम्स जो हम देश में देख रहे हैं और उसके कारण हमारा जो मौलिक अधिकार जो राइट टू प्राइवेसी है वो ब्रीच हो रहा है। तो क्या जो भारत सरकार है उन्होंने कोई ऐसे मेजर स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से जो डिजिटल क्राइम्स है उसको रोका जाए और जो राइट टू प्राइवेसी है जो लोगों की ब्रीच हो रही है उसे मतलब उसको संभाल के रखें? धन्यवाद। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा प्रश्न है और मेरा प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ था, तो आप बताएं। इसमें दो पहलू पे बात कर सकते हैं हम। पहला ये है डिजिटाइजेशन, जो कि हम सारी गवर्नेंस को डिजिटल फॉर्मेट में ला रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करना है तो मैं अपने मोबाइल से कर सकती हूँ। उसको हम डिजिटाइजेशन भी बोल सकते हैं कि सब इंफॉर्मेशन डिजिटली अवेलेबल है। मुझे अगर किसी सिटीजन के बारे में पता करना है कि तो मैं एक बार में उनका सारे डिटेल्स पता कर सकते। डिजी लॉकर वगैरह इस टाइप के प्रोविजंस आ गए हैं। तो डिजिटाइजेशन जब बढ़ता है तो थ्रेट ऑफ डेटा ब्रीच भी बढ़ता है। अगर मैंने अपना डेटा किसी जगह स्टोर करके रखा है, फिजिकल नहीं है, मैंने ताला कुंडी लगा के रख दिया है, वहां से ताला कुंडी टूटने का बहुत संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यही बात है। इस हिसाब से भारत सरकार ने डीपीडीपी एक्ट बनाया है, कई प्रोविजंस बनाए हैं जिसमें जो यूजर्स हैं, जैसे मैं अगर इंस्टाग्राम फेसबुक यूज कर रही हूँ, मैं अगर मोबाइल फोन यूज कर रही हूँ, तो मेरे अधिकार कैसे प्रोटेक्ट रह सकते हैं, मेरे फोटोज कोई और नहीं यूज कर सकता है, ये प्रावधान दिए हुए हैं। अब जरूरत क्या है, जो इंटरमीडियरीज हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, मान के चलिए जो मेटा है जो मुझे इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है?
दूसरा, सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, पुलिस अथॉरिटीज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स की गई है डीपीडीपी एक्ट के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल, डीपीडीपी एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है जब डिजिटल प्राइवेसी की बात होती है। और एक आखिरी प्रश्न शिव कुमार विवेक जी आपसे, इंडिया एट 2047 2047 की बात बहुत ज़्यादा हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास के साथ भारत को प्रगतिशील बना रहे हैं, समावेशी देश बना रहे हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, वर्ष 2047 हमारे लिए एक बड़ा लक्ष्य है, महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। बिल्कुल। और विकसित देश 2047 में भारत को बनाना है। उस दिशा में भारत सरकार ने बहुत से प्रयत्न प्रारंभ किए हैं। बिल्कुल। बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी तादाद में हमारे यहाँ आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत सा निर्माण कार्य हो रहा है। हमारे यहाँ हवाई जहाज बन रहे हैं, हमारी सेना आत्मनिर्भर हो चुकी है, हम देख रहे हैं। तो बहुत से क्षेत्रों में सरकार इस तरह का काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर हमारी जवाबदारी भी है। देखिए, हम विकसित देश के पैमाने क्या हैं? विकसित देश के पैमाने जीडीपी को देख लें या इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, डेवलपमेंट को देख लें, यही विकास की परिभाषा नहीं है। बिल्कुल। दरअसल विकास तो व्यक्ति का विकास भी है, समाज का विकास भी है, हमारे परिवार का विकास भी है, और इसी से राष्ट्र का विकास होगा। तो प्रधानमंत्री या भारत की सरकार जिस तरह के प्रयत्न कर रही है, वहाँ हमें क्या प्रयत्न करना है? आज हम लोग जब संविधान पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, तो इस प्रश्न पर भी हमें चिंतन मनन करना चाहिए कि हम 2047 के लिए अपने आप को या हमारे परिवार को, हमारी सोसाइटी को किस तरह से तैयार कर रहे हैं। निश्चित रूप से 2047 में हमारी अर्थव्यवस्था, जो पांचवी अर्थव्यवस्था है हमारी देश में, अभी पिछले दिनों एक मैं भाषण पढ़ रहा था, सुन रहा था किसी का, देश के किसी वरिष्ठ मंत्री का। उन्होंने कहा था कि देखिए, हमने ब्रिटेन को जो हमारे ऊपर राज करता था उसको लांघ लिया, वो पीछे हो गया, हम आगे पहुंच गए हैं विश्व अर्थव्यवस्था में। अब तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर जर्मनी है। और हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अभी ब्रिटेन और जर्मनी होकर आए थे। उन्होंने ये बात कही थी कि अब हम जर्मनी को हमें लांघना है, और वो दिन दूर नहीं है जब हम उसको लांघ जाएंगे। तो इस दिशा में बहुत तेजी से प्रयास हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब संविधान दिवस की सभा को संबोधित किया था, तो उन्होंने ये बात कही थी कि युवाओं से ही 2047 का लक्ष्य पा सकेंगे। बिल्कुल। इसलिए युवाओं की बड़ी जवाबदारी हमारी, आपकी, सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। शिव कुमार विवेक जी, बहुत अच्छी बात की है कि जो युवा होते हैं वो सशक्त देश की पहचान होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाना। 2047 जो कि भारत के लिए लक्षित वर्ष है, और तब तक हमारा जो भारत है वो पुनः विश्व गुरु बन जाएगा। हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे बीच सौभाग्या भट्टाचार्य जी, आप हमारे बीच पधारी, संविधान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें, अरेस्ट के राइट्स के बारे में बताया, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बताया, और ऐसे बिंदुओं पर प्रकाश डाला जिससे जन जागृति बहुत ज़रूरी है। शिव कुमार विवेक जी, आपका भी बहुत विशेष धन्यवाद, आपने भी बहुत अच्छी जानकारी दी। और यहाँ उपस्थित हमारे बरकतुल्लाह के जो छात्र छात्राएँ हैं विधि विभाग के, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, उम्मीद करेंगे आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा, और इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। नमस्कार।